तो इनकम टैक्स रिटर्न का मौसम फिर आने वाला है और सबसे ज्यादा चर्चा होती है ITR 1 की। मतलब सहज फॉर्म। हाँ, सहज नाम तो बड़ा आसान लगता है ना? सुनने में लगता है कि बस फटाफट हो जाएगा। आज हम इसी सहज फॉर्म को थोड़ा गहराई से समझेंगे, खासकर आकलन वर्ष 2025-26 के लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सहज सबके लिए नहीं है, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी आय मतलब इनकम थोड़ी सीधी सादी है। जैसे सैलरी वाले लोग। हाँ, मुख्य रूप से सैलरी वाले, पर इसमें भी कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। तो देखते हैं कि कौन इसे भर सकता है और क्या है पूरा प्रोसेस। हाँ, यही सबसे जरूरी सवाल है। तो शुरू करते हैं पात्रता से। कौन भर सकता है ये ITR 1? देखिए, सबसे पहली और अहम बात, आप भारत के निवासी होने चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, निवासी। और आय की कोई सीमा है? जी हाँ, आपकी जो कुल सालाना आमदनी है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 लाख तक, ओके। और ये आमदनी कहाँ-कहाँ से हो सकती है? मतलब सिर्फ सैलरी? नहीं, सिर्फ सैलरी नहीं। सैलरी या पेंशन तो है ही, उसके अलावा अगर आपको किराए से आय होती है तो वो सिर्फ एक घर से होनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ एक घर? अगर 2 घर हैं किराए पर? तो फिर आप ITR 1 नहीं भर सकते, भले ही आपकी कुल आय 50 लाख से कम हो। ये पॉइंट जरूरी है। और क्या शामिल हो सकता है? इसके अलावा अन्य स्रोतों से आय, जैसे सेविंग्स अकाउंट का ब्याज, FD का ब्याज, फैमिली पेंशन, ये सब चलेगा। और खेती से आय, एग्रीकल्चरल इनकम? हाँ, वो भी शामिल हो सकती है, पर उसकी भी एक लिमिट है, 5,000 सालाना तक। उससे ज्यादा है तो फिर ITR 1 नहीं। समझ गया। तो कौन नहीं भर सकता इसे, ये भी साफ कर देते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी आय में कैपिटल गेन शामिल है, मतलब शेयर्स, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेचने से मुनाफा हुआ है, तो ITR 1 नहीं। नहीं। या फिर आप कोई बिजनेस चलाते हैं या प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, वकील वगैरह, तब भी नहीं। तब भी नहीं। और अगर आपकी एक से ज्यादा घर से किराए की आय है, जैसा हमने कहा, या फिर लॉटरी, घुड़दौड़, ऐसी किसी चीज से कमाई हुई है, या फिर सबसे जरूरी, अगर आपकी विदेश में कोई संपत्ति है या बाहर से कोई आमदनी है, तो भी आप ITR 1 के दायरे से बाहर हैं। ठीक है, तो दायरा काफी साफ है। अब मान लीजिए कोई इन शर्तों को पूरा करता है, उसे फाइलिंग से पहले क्या तैयारी करनी होगी, क्या क्या चीजें रेडी रखनी चाहिए? हाँ, तैयारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड एक्टिव होना चाहिए और वो आधार से जरूर लिंक होना चाहिए। ये तो बेसिक है। हाँ, ये तो अब अनिवार्य ही है। बिल्कुल। फिर जिस बैंक अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं, वो इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, मतलब पहले से जुड़ा और वेरीफाइड होना चाहिए, ताकि रिफंड सीधे आ सके। एग्जैक्टली। और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पोर्टल पर अपडेटेड और सही होना चाहिए। OTP वगैरह उसी पर आता है। ठीक है। और कागजात, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? फॉर्म 16 सबसे अहम है, जो एम्प्लॉयर देता है। फिर अपना फॉर्म 26 AS और AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर डाउनलोड करके देख लें। उसमें क्या होता है? उसमें आपके TDS की पूरी डिटेल होती है, कहाँ कहाँ टैक्स कटा है, किस किस इनकम की जानकारी सरकार के पास है। ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा। कोई गड़बड़ ना हो। हाँ। इसके अलावा अगर आपने टैक्स बचाने के लिए निवेश किया है, PPF, NSC, LIC, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सब के प्रूफ तैयार रखें। प्रूफ मतलब रसीदें वगैरह? रसीदें तो हैं ही, पर अब इसमें एक नया पेंच है। इस बार से आपको ज्यादा डिटेल देनी होगी। जैसे अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की कटौती क्लेम करनी है, तो आपको बीमा कंपनी का नाम, पॉलिसी नंबर, ये सब बताना होगा। अरे, सिर्फ अमाउंट से काम नहीं चलेगा। नहीं, अब वो पूरी जानकारी मांग रहे हैं। होम लोन है तो उसका ब्याज सर्टिफिकेट लगेगा ही। लगता है विभाग अब ज्यादा बारीकी से देख रहा है सब कुछ। हाँ, पारदर्शिता बढ़ाने और गलत क्लेम रोकने की कोशिश है शायद। तो अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी चाहिए। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं टाइमलाइन पर। तारीखें क्या हैं? डेडलाइन कब है? देखिए, सामान्य नियम के हिसाब से इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए, जिनके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 है। 31 जुलाई, इसे ध्यान में रखना है। बिल्कुल। वैसे कभी कभी सरकार इसे थोड़ा बढ़ा देती है, जैसे पिछले कुछ सालों में 15 सितंबर तक भी बढ़ी है, पर 31 जुलाई मानकर चलना ही सबसे सेफ है। और अगर भरने के बाद पता चले कि कोई गलती हो गई? हाँ, ऐसा हो सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं गलती सुधारने के लिए।